Hey guys, I'm Jatin Verma. Very good evening, guys. So I wish you all a Merry Christmas, guys. I know it's party time, but still, let's quickly have a look at the most important current affairs for Polity and Governance paper for UPSC Civil Services Exam 2018. So we'll start. We'll be conducting this live session in both the languages, Hindi as well as English. और जहाँ पे दोनों काम नहीं आएंगी, वहाँ पे बीच-बीच में थोड़ी बहुत पंजाबी. तो guys, the purpose here is like जो भी current affairs हैं, January onward Supreme Court की judgments हैं, या फिर पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स, बिल्स, लेजिस्लेशंस या रूल्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए या स्टेट गवर्नमेंट के एरिना में जो भी चेंजेस लाए गए, वो सारे चेंजेस को बेसिकली जो भी मैटर्स ने हमारी पॉलिटी को के वैसे अफेक्ट किया है, वो सारे मैटर्स को हम यहाँ पे क्विकली एक वैसे टॉपिक्स सिर्फ स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं जनवरी के बेसिस से. बेसिकली ये बताया जाता है, इट इज नॉर्मली सेड दैट द करंट अफेयर्स फ्रॉम जून टू जून आर इंपॉर्टेंट. But it's important to if we start from January onwards in order to be on a safer side, that will some of the questions in mains they appear from the current affairs from December, even from the December previous year or previous to previous year. So this will be handy for being thorough with the current affairs insofar as polity is concerned, or insofar as your prelims oriented polity related MCQs are concerned for mains as well as prelims also, right? So this thing is there. Now January में सबसे पहला जो judgment that Supreme Court gave is related to section 123 clause 3 of Representation of People's Act 1951. तो in that judgment Supreme Court said that 7 judges bench it was. तो Supreme Court ने ये बोला कि caste basis पे या आपके race community के basis पे these things should not be invoked in the electoral matters. जब भी elections के time पे model code of conduct जब भी force में होगा, तब no political candidate should invoke the religion as a basis for garnering the votes, right? तो ये representation of people's act का जो हमारा topic है, उसके लिए this is quite important, right? अगर हम देखें कि जो एक बहुत ही broad topic दे रखा है, तो Supreme Court कैसे electoral matters में, कैसे elections में transparency या purity या probity लाने की कोशिश कर रहा है, तो not invoking one's religion in the electoral matters. तो इसका जजमेंट का क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये रिलीजन इज टू पर्सनल मैटर. शुड वी अलाउ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी वेंचरिंग इनटू दिस इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गॉड और नॉट. सो दिस वाज द इशू. इसके बाद में प्री सेंसरशिप टू रेगुलेट द मीडिया, तो ये एक इशू आया. सुप्रीम कोर्ट ने ये PIL को रिजेक्ट किया था कि प्री ब्रॉडकास्ट और प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप ऑफ द मीडिया बाय कोर्ट ये नहीं होना चाहिए. दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A. तो ये पॉलिटी रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इनका बेसिकली होता क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो आर्टिकल 19 बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड योर डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस और क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट और एनीथिंग कोई भी बिल है, that becomes important for mains area, right? This has been observed for last few years in the UPSC 5 to 10 years का यही अप्रोच चल रहा है. तो नेक्स्ट इशू जो आया, नागालैंड विमेन डिमांड अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन मांगा जा रहा था नागालैंड विमेन द्वारा. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि राज्यसभा में, लोकसभा में कितना कोई रिजर्वेशन है या नहीं, जो बिल ऑलरेडी पेंडिंग है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो दिस इज एन एरिया GS मेंस पेपर 1 का ये एरिया है विच केटर्स टू योर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन थ्रू लॉज और रिजर्वेशन पॉलिसी इन दी पॉलिटिकल एरिना. तो ड्राफ्ट इंडियन मेडिकल काउंसिल बिल आया. तो इंडियन मेडिकल काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंट्रोड्यूस दिस बिल. द प्रोविजन ऑफ द बिल आर बेस्ड ऑन द रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय अरविंद पनागरिया कमेटी टू एड्रेस द कंसर्न्स ओवर क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिना बन जाता है मेडिकल काउंसिल बिल 2016 का. इससे रिलेटेड हेल्थ कौन सी स्टेट में आता है, whether health comes under the state list, concurrent list or your union list, this becomes important. Health basically comes under your the state list, right? तो health एक state list में है. Does it is there a case for transferring the health to from the state list to union list? तो ये भी एक क्वेश्चन, एक रिफॉर्म सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज more often than not it has been seen in the past by way of centrally sponsored schemes. Center has tried to improve the health sector in the country by bringing about schemes like National Rural Health Mission और ये सब चीजें, right? इसके बाद अगर हम फरवरी के करंट अफेयर्स में आए, फिर दोबारा से एक ये इशू आता है यूनियन बजट 2017-18 में 1 फरवरी को इन रिफॉर्म्स इन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू आया 2000 रुपीज, स्टिल द क्लैरिटी इज नॉट देयर. We have got 3 more months for this year to close. तो जो भी हमारे प्रोविजंस फाइनेंस एक्ट में लाए जाते हैं,
वो सारे प्रोविजंस बेसिकली 31st March of the ensuing year, मतलब before the close of the financial year, the government has to bring about a law on those matters. तो इस केस में भी ऐसा कोई लॉ एनविसेज हम कर सकते हैं या कुछ मतलब क्लैरिटी ऑन दिस इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स? क्लैरिटी इज नॉट देयर, बस ये है कि जो भी इलेक्टोरल जो भी फंडिंग होगी 2000 रुपए से ज्यादा 2000 रुपए तक की बॉन्ड्स खरीद के, ये इलेक्टोरल फंडिंग्स अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता है तो बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो कर सकता है. इसके अलावा कोई क्लैरिटी अभी इज स्टिल नॉट देयर. और देखते हैं कि नेक्स्ट के 3 months में अप टू 31st March 2018 इस पे क्या क्लैरिटी आती है. लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जहां तक मेंस का बेसिकली दिस रिलेट्स टू मेंस ओनली, whether electoral bonds would be an effective means to bring about the transparency in electoral funding or not, और this दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट, ये सब चीजें इससे रिवाइव हो जाती हैं. और उसके बाद में लॉ कमीशन की 265th रिपोर्ट है, 215th रिपोर्ट है which deals with electoral reforms, वो भी important हो जाता है. और in the month of June, July 2017, अप्रैल से ये इशू चल रहा था. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक दिस petition is pending before the Supreme Court. 5 plans पे Supreme Court is pondering, like election commission's views have been elicited by the Supreme Court, whether these lifetime ban on the politicians, tainted politicians should be there or not. These kind of things are being talked about in the Supreme Court. The judgment is still not out, but electoral reforms में Supreme Court की जो, जैसे हमने देखा कि section 123 clause 3 of Representation of People's Act, these things like Supreme Court's role in bringing about the transparency, it starts from 2013. Supreme Court ने नोटा institutionalize किया. Then political parties का एक और arena है कि political parties whether they should be under RTI or not, because political parties they exercise immense power in the in your parliament and the state legislative assemblies. So by way of anti-defection law, the term political parties was not there in the original constitution. So that is why Supreme Court का role क्या है 2013 से हम cite कर सकते हैं. नोटा का provision अभी December में भी in the light of result of Gujarat elections, it was quite in news. तो ये सारे चीज़ों को हमें कंपाइल करना है बेसिकली, राइट. जो भी करंट अफेयर्स हैं, कोई सम जजमेंट केम इन द मंथ ऑफ जनवरी, सम केम इन द मंथ ऑफ नवंबर, सम केम इन द मंथ ऑफ अगस्त. So these are all scattered, and even UPSC is not refraining from asking the current affairs from last few years, 2013, 14, 15 के those topics which were quite in prominence in those years 13, 14, 15, and on which the question has still not been asked. They might be put to you as a question in the year 2018 also, right? So these identification of these topics, like कौन से areas हैं 14, 15 के, कुछ जैसे कि अगर हम और एरिना की बात करें, religious reforms की बात करें, ट्रिपल तलाक के चलते if we talk about the Santhar judgment of the Supreme Court of 2013, Santhar is a religious practice of Jainism in which a person sits on a fast unto death. तो ये जो चीजें हैं, right to die is not there, but a person can sacrifice his or her life for the sake of religion. That is allowed in our country, okay? That is allowed as per the Supreme Court judgment, but suicide is not allowed. So these kind of things, like Supreme Court's take on suicide vis-a-vis the Supreme Court's take on the right to take one's life or right to sacrifice one's life for the sake of religion. So these things, interlinking is required between these things. Now coming to एक और issue आता है CBI is Central Bureau of Investigation. तो इस पे न्यू CBI लॉ की बात हुई थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्न डाउन कर दिया. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी फरवरी के मंथ में कि क्या CBI के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड लॉ होना चाहिए, बिकॉज अभी CBI जो है derives its power from दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट टू 1946 का ये एक्ट है, ठीक है. तो देयर इज नो डेडिकेटेड लॉ फॉर CBI की to ensure the autonomy of CBI. And this slide in 2013 also there was a question with respect to CBI, like there was a controversy with respect to CBI, that CBI is a caged parrot of the government. It acts on the whims and fancies of the government. So time and again the controversy has erupted. So ये एक important issue है CBI, whether CBI should be independent of the government of India or whether CBI should be within the control of the government of India. So this is another debatable issue. Then इसके बाद आता है आपका Article 370. Article 370 related to Jammu and Kashmir. The debate was revived even in context of Article 35A of Constitution, which was inserted into the Constitution of India by way of presidential order. So whether this is right thing or not, in the month of October, on 29th of October 2017,
Supreme Court gave a judgment कि अभी this matter should be like Supreme Court needs some more time. This matter has been postponed till the hearings on this matter have been they have been postponed till for another 12 weeks. So hearings will begin again in the month of February. So this issue becomes important. Article 370 should Article 370 be there in the Constitution of India because of the political debate owing to the that emanated from that started from the elections of 2014 that is still continuing. An NGO has filed a petition before Supreme Court. तो ये issue important हो जाता है. उसके बाद में एक और issue आया कि February में ही review of status of Attorney General under RTI. So Delhi High Court ruled that Attorney General is not a public authority for the meaning of RTI Act 2005. So he is not under Section 2H of the RTI Act. Section 2H defines the public authorities. Right. These issues, guys, I have been doing the daily news analysis on the Unacademy platform. So in case you guys are listening to me for the first time, you can visit www.unacademy.com and you can get access to all my work by following me on Unacademy. Simply आपको नाम सर्च करना है जतिन वर्मा और सारा कंटेंट आप वहाँ पे पा सकते हो. Many guys they've got a grudge that DNA is at times not uploaded on this Unacademy's YouTube channel or it is uploaded quite late. तो वहाँ पे the moment I upload the daily news analysis Unacademy पे available होता है. You can get access to that also. वहाँ पे भी. इसके अलावा ये जो issues that we are talking about, many of you must be aware that I'm starting with the Polity and Governance course. Like that is a paid course. The link for which will be provided in the description below this video. You can reach that details of that Polity course by clicking on that link. तो Polity and Governance course में अभी तक हम daily news analysis में क्या करते आ रहे हैं basically कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम टेक्स्ट देखते आ रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन चेक बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेक बाय वे ऑफ सीइंग द थिंग्स फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत. लेकिन जो अभी इसमें अप्रोच रहेगी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इस कोर्स में अप्रोच ये रहेगी कि जनवरी 2017 ऑनवर्ड्स जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं उन्हें टेक्स्ट वी विल बी टेकिंग द टेक्स्ट अलॉन्ग विद द कॉन्टेक्स्ट. यानी कि जो भी एम लक्ष्मीकांत में या डी बसु में या आपकी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ल्यूमिनरीज की बुक्स हैं जैसे कि योर ग्रैनविली ऑस्टिन इज देयर, एम वी पायले इज देयर. सो वो सारी बुक्स में बेसिकली उनके जो भी थीमेटिक जो भी डिबेट्स वहाँ पे बुक्स में दे रखी हैं विद रिस्पेक्ट टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट और जो भी सेकंड ARC की रेलेवेंट रिकमेंडेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू चीफ सेक्रेटरीज ऑफिस या जो भी टॉपिक्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस रिलेटेड विल बी कवरिंग इन दैट कोर्स. ओके. और इसके अलावा सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, ये सब जो चीजें हैं दोज विल आल्सो बी कवर्ड अलोंगसाइड द स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो आपके सिलेबस में दे रखा है. जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स जो भी मेंशन्ड हैं अंडर द कोर्स लिंक वो सारों पे जो रिलेटेड चाहे नेशनल कमीशन टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हो तो उसकी रिकमेंडेशंस हो विल बी टेकिंग देम अलोंगसाइड द स्टैटिक पोर्शन. राइट. अब अगर हम 370 के बाद गाइस बात करें इसकी ये प्रमोशन ऑफ नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये जो डिबेट हुआ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली टू डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम अ नेशनल पॉलिसी अंडर आर्टिकल 51A फंडामेंटल डायरेक्टिव्स के लिए. राइट. तो फंडामेंटल राइट्स के लिए ये जो मतलब एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल फ्लैग ये 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यूज नहीं किया जा सकता टू प्रमोट नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सॉन्ग. तो ये जो प्ली आई थी इन द लाइट ऑफ दैट 51A क्लॉज A क्या कहता है ये चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए यू हैव टू बी थॉट विद दीज थिंग्स. राइट. देन अगर हम बात करें इसके बाद कॉन्टेम्प्ट बाय जज, जस्टिस CS कर्नन का ये इशू है बेसिकली. अगर कोई जज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में. एक तो ये आता है कि जज के भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी इसकी बात करता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. जो रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच के उसमें दे रखी हैं उसके साथ साथ उसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मेंशन्ड है. तो साथ साथ आर्टिकल 142 केम इनटू प्ले. 142 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन enables the Supreme Court to issue notice and punish anyone including the judges of the High Court for its contempt. तो ये एक चीज है जो कि डिबेटेबल इश्यूज हैं. लक्ष्मीकांत कहने को लाइक बहुत अच्छी बुक है बट इट सफाइसेस ओनली फॉर द प्रीलिम्स थिंग इन द कंटेम्परेरी टाइम्स ऑफ UPSC मेंस एग्जाम अगर हम देखें बिकॉज इश्यूज आर वेरी एनालिटिकल. जो सेकंड ARC का जो बेसिकली क्वेश्चनेयर बनाया गया था द क्वेश्चनेयर प्रिपेयर्ड बाय सेकंड ARC एंड इट वाज सर्कुलेटेड टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ऑल द सेक्रेटरीज इन द स्टेट गवर्नमेंट. उस क्वेश्चनेयर्स में से भी कुछ क्वेश्चंस जो है UPSC इज आस्किंग इन द UPSC मेंस एग्जाम. राइट.
तो वो एक तो आप लोग उससे थॉरो हो सकते हो, या फिर डेली न्यूज एनालिसिस में भी वी विल कीप ऑन कवरिंग दीज इश्यूज। लेकिन डेली न्यूज एनालिसिस में क्या होता है, दिस बिकम्स स्कैटर्ड, यानी पैची हो जाता है कि कभी कुछ इशू हम ले रहे हैं, कभी कुछ इशू हम ले रहे हैं। एक स्ट्रीमलाइंड वे में थिंग्स इन सो फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, थिंग्स आर नॉट मूविंग इन अ स्ट्रीमलाइंड मैनर. So in order to cater to, in order to sufficiently cover each and every contemporary issue of Indian polity and governance, I'll be covering all these issues in the Indian polity and governance course. इसका लिंक नीचे अवेलेबल है, वीडियो के नीचे आप देख सकते हो. अब गाइज अगर हम मार्च में आए, इंटरस्टेट रिवर वाटर्स डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2017 लाया गया. इस बिल के कॉन्टेक्स्ट में एक कंट्रोवर्सी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में भी चल रही है. आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कोई लॉ बनाने का. इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट इसके अंडर बनाया गया है 1956 का. इसकी दो कंट्रोवर्सीज हैं, तो इट बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट. एक तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हम देखते रहते हैं, और दूसरा जो हम इंटरस्टेट बेसिकली वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट का ये जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ की डिस्प्यूट है, ओडिशा बीइंग दी लोअर राइपेरियन स्टेट एंड छत्तीसगढ़ बीइंग दी अपर राइपेरियन स्टेट. तो ओडिशा जो है बेसिकली सारा छत्तीसगढ़ जो है पानी ऊपर ट्रैप कर ले रहा है बाय कंस्ट्रक्टिंग दी बैरेजेस. ओके, तो उसके चलते ये जो चीज है आपको मतलब यू हैव टू बी थॉरो विद दिस थिंग इन द लाइट ऑफ दिस इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2017. एंड उसके बाद में जो मैंने कंट्रोवर्सी बताई, दैट एक साल के अंदर अंदर एज पर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, एक साल के अंदर अंदर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी, a tribunal to adjudicate upon the dispute between the two states with respect to the matters relating to water. लेकिन अगर एक साल हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. मैटर rightfully went to the supreme court, अभी this matter is pending before the supreme court. तो इस context में the responsibility of the central government to rise above the the narrow political interests and to adjudicate upon the disputes between the two states irrespective of the political party lines, ये एक इंपॉर्टेंट इशू बनता है, राइट. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे हम देख सकते हैं. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस कॉम्पिटिटिव पॉलिटी, कैन बोथ दीज थिंग्स गो टुगेदर. अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, देन वी आर कास्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट सो एज टू स्ट्राइक अ काइंड ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन ऑल 29 स्टेट्स ऑफ द इंडिया. लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉलिटी में जहां पे कि आपका बेसिकली जो एक वैसे पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट है, कई बार दैट क्रीप्स इनटू इट, दैट फीड्स इनटू द governmental functioning as is visible in the dispute between Odisha and Chhattisgarh, right. तो ये एक चीज है. देन डेथ पेनल्टी में एक जजमेंट आया फरवरी में ही, दिसंबर 2012 का जो निर्भया गैंग रेप केस है, उस केस में should Supreme Court be taking into account the mitigating circumstances while awarding the death penalty. और दो तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस जो कि पनिशमेंट ज्यादा देने के लिए, यानी कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा ग्रेव क्राइम है, लाइक द रेप इन दैट केस 2012 का जो केस था, बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम है, तो ज्यादा दैट बिकम्स एन एग्रेवेटिंग फैक्टर. अगर बहुत ही ज्यादा आपका यानी कि अगर जो पर्सन था ही वाज इलिटरेट, अगर हिज मदर इज अ विडो, तो ये सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, गरीब तबके से अगर कोई इंसान आता है, वेदर द पर्सन कम्स फ्रॉम अ डिसप्रिविलेज्ड स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, these things act as a these factors act as a mitigating factors while the Supreme Court sets out to give a judgment like the award like death penalty. Okay, so mitigating circumstances, you have to be thorough with these things, not for prelims but for mains, in order to write a good answer on this thing. इसके बाद में एक और बिल आया, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन अमेंडमेंट बिल 2016 का. तो I'll share these things on my Facebook profile also. Jatin Verma 0509 is my Facebook profile ID. आप वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो. Even though we keep on discussing about these things in the daily news analysis, but इसका जो PDF फॉर्म है, टेलीग्राम पे भी जतिन वर्मा चैनल है, आप टेलीग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो in case you are not there on Facebook. तो I'll share these things over there. अब दूसरी बात आई सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी की. अगर हम मार्च के मंथ की बात करें, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी सीसीटीवी कैमरास कोर्ट रूम्स में इंस्टॉल करने की बात आई. तो ये ई ट्रांसपेरेंसी तो ठीक है, अगर हम देखें कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो इन दी इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ जो हम जुडिशरी में देखते हैं कि बेसिकली इंटरनल फंक्शनिंग में, जैसे कि अभी सीजीआई के खिलाफ जो मैटर उठा था कि द इंक्वायरी ऑफ सीबीआई स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली ऑल टुगेदर. हाउ टू काइंड ऑफ ब्रिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इन दी
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मास्टर ऑफ द रोस्टर सीजेआई जो अभी इनकम्बेंट हैं हमारे मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ ये मतलब बेसिकली देयर वाज नो इन अ वे एलिगेशन अगेंस्ट द जज पर से, अगेंस्ट द सीजेआई पर से, but yes, he was one of the judges on the bench whose conduct was under question, or you can say who was alleged to have been bribed by the Odisha retired high court Odisha judge, right? अब दूसरा इशू आता है जुडिशियल ओवररीच बाय ट्राइब्यूनल्स. At times what happens is tribunals they exceed the mandate given to them while giving out the judgments, while passing the orders. तो ये एक इशू था, ये भी मार्च में इंपॉर्टेंट था. और फिर एवरग्रीन एक इशू है जुडिशियल डिलेज का. अगर हम देखें कि जुडिशरी में डिले क्यों होती है, डिले इन एवरी सेंस, डिले इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, देन डिले इन द डिसीजन ऑफ द मैटर्स, चाहे वो कितने भी मैटर्स हों. इसके पीछे रीजंस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट इज इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इनटू लॉट मेनी डिस्प्यूट्स, राइट? तो ये एक इशू बन जाता है कि काफी सारे डिस्प्यूट्स में, जैसे नेशनल एंथम की डिस्प्यूट है, लिकर बैन की डिस्प्यूट है, तो ये सब चीजें हैं. फिर इलेक्टोरल बैन फॉर रिफॉर्म्स की हम बात करें, जैसा एज आई टोल्ड यू बिफोर, लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड लॉ मेकर्स. Why in news election commission has supported the public interest litigation. So this matter is pending before the Supreme Court. This PIL demanded the lifetime ban on convicted politicians in order to bring about the, you can say, probity in public life. So इसके ये points you have to jot down. Section 8 clause 1 or 2 of the Act, Representation of People's Act, talks about the convicted criminal, these lawmakers, crimes like rape, murder, untouchability और सती. अगर कोई भी इनमें किसी को कन्विक्ट किया गया है तो उन पे ऊपर बैन लगाने की बात हो रही है. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत भी जो कोई आदमी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है या फिर कालाखोरी धन की और ये सब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह एक्टिविटीज में पकड़ा जाता है, तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर देना चाहिए. देन आपका आधार का इशू, राइट टू प्राइवेसी का इशू, इट फाइनली कल्मिनेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017 कि अगस्त 2017 में राइट टू प्राइवेसी को तो एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है. बट वेदर आधार बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, आधार एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, तो ये सुप्रीम कोर्ट को अभी तय करना है, राइट? दिस मैटर इज स्टिल पेंडिंग. फिर साइमल्टेनियस पोल्स का इशू था, मल्टी फेज पोल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, साइमल्टेनियस होने चाहिए या नहीं, राइट? ये एक चीज है. उसके बाद अगर हम अप्रैल के मंथ की बात करें, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2017, दिस टू सम एक्सटेंट अफेक्ट्स द federalism in our polity, federalism, the federal features of our polity, because this motor vehicles act एक वैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये सब बातें तो इसमें करी गई थी. जहां तक कैब एग्रीगेटर्स, टैक्सी कैब एग्रीगेटर्स जैसे कि ओला एंड उबर हैं, उनको रेगुलेट करने की बात है. तो वो ये जो बिल है मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2017 का, this takes away the responsibility, the power of the state governments to regulate, partly takes away this power of the state governments to regulate these Ola and Uber apps and transfers it to the union transport union ministry, right? Union level ministry. तो ये एक basically कि पुलिस जब है, ट्रैफिक पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, ट्रैफिक का जो बिल है उसमें पावर्स, मतलब इसमें पेनल्टीज भी एनहांस करी गई थी, ट्रैफिक चलान और जो टिकटिंग होता है बेसिकली उसको भी एनहांस करा गया था, ड्रंक एंड ड्राइविंग और ये सब के लिए, राइट? देन कमिंग टू योर दिस अदर इशू, राइट टू रिकॉल. रिकॉल क्या होता है? जहां पे इलेक्टोरेट अपने इलेक्टेड कैंडिडेट्स को यदि their performance is not up to the mark, not up to the expectations, they can recall back their candidates after say half the term is over. Like 5 years का tenure रहता है elected representatives का, be it the MLAs or the MPs. अगर the electorate, जिन लोगों ने चुना है उनको, if the electorate is, the constituency is not satisfied with the performance of the elected representative, they can recall back. तो why should we institutionalize this thing in India? ये एक क्वेश्चन है. बट उससे बड़े क्वेश्चंस और भी हैं. फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. और ये जो रिफॉर्म्स हैं ये बेसिकली दे आर गुड टू टॉक अबाउट इन सो फार एज यूपीएससी एग्जाम इज कंसर्न, बट इनकी प्रैक्टिकल एफिकेसी या रेलेवेंस हमारी कंट्री में, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इलिटरेसी और लैक ऑफ गुड एजुकेशन वी हैव इन आवर कंट्री, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक और एरिना इसका, मतलब इफ यू ट्राई टू अनफोल्ड दिस एंटायर टॉपिक, एक और आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर ग्राम पंचायत, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट ग्राम पंचायत. ये सारा इलेक्टोरल जो आरपीए का जो आपका टॉपिक है, सारा इलेक्टोरल जो भी जजमेंट्स हैं ये सारी आप उसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हो. एक और इंपॉर्टेंट इशू आया जीएस मेंस पेपर 1 और जीएस मेंस पेपर 2 को जो डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. तो शुड वी गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और नॉट? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग.
इसमें I've explained in the DNA also, like 338B. 338B primarily deals with, Article 338 deals with the educational and welfare interests of scheduled castes and scheduled tribes. लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक सब्सिडियरी एंट्री इसमें इंसर्ट करी जा रही है 338B, whereas the separate article for the promotion of welfare interests of socially and educationally backward classes ऑलरेडी आर्टिकल 340 सेपरेट है वहां पे, लेकिन बावजूद उसके ये नई एंट्री यहाँ पे एक वैसे जो है इंसर्ट करी जा रही है। तो एक वैसे इसकी रेपरकशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेपरकशंस हैं कि जब हम एक वैसे फैमिली ट्री अप्रोच लें या एक अम्ब्रेला ट्री अप्रोच लें, तो 338 जो कि एससीज और एसटीज से डील करता है, उसके अंडर ओबीसीज को अगर प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो उसका क्या फॉल आउट होगा। तो गाइज ये सारी चीजों को आई एम गोइंग टू डील इन दी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स। ओके, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, दिस कोर्स दैट कोर्स इज नॉट गोइंग टू बी ओनली अबाउट यू इंडियन पॉलिटी और स्टैटिक बुक। आप लाइक मेनी ऑफ यू थिंक लाइक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस करके प्रीलिम्स हो जाएगा, जैसे क्वेश्चंस लाइक प्रीलिम्स और सॉरी इसमें आ रहे हैं मेंस में, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, मोर सो आफ्टर 2013 और 2011 जब से सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया था। insofar as fundamental rights और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का चैप्टर है, दैट रिक्वायर्स थॉरो अंडरस्टैंडिंग। और इसके बाद में कुछ कुछ बुक्स हैं, आई विल बी कवरिंग सुभाष कश्यप की आर पार्लियामेंट बुक है, या फिर वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बाय फॉरेन ऑथर्स लाइक ग्रैनविले ऑस्टिन। ये सब आई विल बी रिजॉर्टिंग टू, आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ दीज बुक्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू द गुड कंटेंट इन दैट कोर्स। तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये जो एक तो हिंदी लैंग्वेज की प्रमोशन की बात हुई, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, तो ये चीज़ें जो ये बेसिकली लक्ष्मीकांत से केटर हो सकती हैं, लेकिन ये भी आपको एक वैसे गिव ड्यू अटेंशन टू दिस थिंग। नाउ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई और इंसल्ट टू रिलीजन अंडर 295A ऑफ आईपीसी। सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया क्रिमिनल केस अगेंस्ट एमएस धोनी, यानी कि मैगजीन एडिटर, जो कि उनके मतलब एक वैसे ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है कोई अगर, तो सेक्शन 295 आईपीसी के अंडर उसकी प्रोसिक्यूशन होती है। धोनी की मतलब इमेजेस को कुछ ऐसे कास्ट किया गया था, लॉर्ड विष्णु के अवतार में उन्हें डिपिक्ट किया गया था मैगजीन के फ्रंट कवर पे। तो ये एक वैसे एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ इंसल्ट टू रिलीजन का मामला लॉन्च किया गया था, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि मतलब ये एक वैसे जस्ट बिकॉज ही वाज एमएस धोनी, ये भी कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को ही क्वाश कर दिया, स्क्रैप कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस जजमेंट, इस पिटीशन को एंटरटेन ही नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, इज जुडिशरी प्रो बीइंग ह्यूमन पीपल और इज जुडिशरी प्रो ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। ओके, प्रो बीइंग ह्यूमन यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ में आ रहा तो गूगल सर्च कर सकते हो इस पे। अब एक और इशू आया, एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन, लाइक एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन लाना चाहिए, इसकी नीड है या नहीं, तो ये भी एक डिबेटेबल इशू है। और इंडिया जो है सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का, ये सब चीज़ें हैं। ये अगस्त तक, सितंबर तक, अक्टूबर तक, ये सारा 5-6 महीने से ये इशू चलते आ रहा है, ठीक है। तो पे ड्यू अटेंशन टू दिस टॉपिक, नीड फॉर एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन। Then if we talk about the draft RTI rules controversy, Department of Personnel and Training ने draft RTI rules को amend किया था। उसमें कुछ ये था कि नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव ऑफ सीआईसी के, ऐसा अगर गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं करती है देन व्हाट वुड बी द फॉल आउट। ये सब चीज़ें आपको आरटीआई ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन के लिए स्टडी करनी है। और अप्रैल में ही लिकर बैन की कंट्रोवर्सी, इसे जुडिशियल ओवर रीच कहा गया था, राइट। जुडिशियल ओवर रीच क्यों? लिकर बैन बेसिकली बेस्ट अथॉरिटी इस केस में कौन आता है? स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट। So state excise department would have been in a better position to regulate this subject, liquor ban, whether there should be a liquor ban on highways or not. But Supreme Court ventured into this arena, attracting the criticism from the editorial writers of the Hindu. If we talk about May, लोकपाल को implement नहीं किया जा रहा इतने टाइम से, ठीक है। तो because central government ये plea ले रही है, since long central government has been taking this plea that in the absence of leader of opposition लोकसभा में 2014 से नहीं है, ठीक है। क्यों? in order for a person to be appointed as a in order for political party to suggest some leader of opposition, they have to have at least 10% of the seats in Lok Sabha, at least 54.5 or 55 in the round figure, they have to have 55 seats. But Congress being the largest opposition party, they have got just 44 seats. So that is why
कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, और लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोकपाल मतलब सिलेक्शन कमेटी में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं भी हैं तब भी सिलेक्शन कमेटी काम कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज इसके लिए एंड अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना अमेंडमेंट लाए भी इसे कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक सजेशन था, क्योंकि जो लेजिस्लेशंस वगैरह हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसमें अमेंडमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, राइट। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा लाया गया, 5 ईयर प्लान लाया गया मतलब नीति आयोग द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फॉर जीएस मेंस पेपर 1, जीएस मेंस पेपर 3, फॉर एवरी पेपर यू कैन से एक्सेप्ट द एथिक्स पेपर। देन गाइज एक दो चीजें और इसमें अगर हम बात करें जून की, मई की, तो ठीक है, मतलब जो करंट अफेयर्स हैं कुछ ज्यादा नहीं थे। अगर हम लिकर बैन और ये सब चीजों की बात करें, उसके अलावा FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेके काफी ज्यादा मतलब डिबेट रहा था पिछले साल। आई होप यू लाइक जून ऑनवर्ड्स मैंने सारे करंट अफेयर्स ऑन अकेडमी पे कवर करे हैं, तो both in English as well as in Hindi I have covered all the Hindu newspapers from June onwards. Okay, so you can watch the Hindu news analysis by me on Unacademy in case you are not aware. और इसके अलावा एक आता है regulating the flow of public money to NGOs. By when we say the public money, we basically are talking about the money from the state, the government exchequer, the government you can say the consolidated fund of India. So उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। कुछ कुछ NGOs हैं जिन्हें कहा जाता है दे आर एग्जिस्टिंग मेयरली ऑन पेपर। अगर हिंदी में एक वर्ड यूज करें उसके लिए आता है झोला छाप NGOs। दे आर जस्ट फॉर साइफनिंग ऑफ द मनी ऑफ द पब्लिक, ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, उनको रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू शुड क्रिएट अ सेपरेट डेडिकेटेड बॉडी, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा था कि लाइक नीति आयोग इज द बॉडी, वी आर मैंडेटिंग टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ NGOs। 30 लाख ऑड NGOs हैं इंडिया में, 32 लाख समथिंग। ओके, तो इन दैट केस नीति आयोग एन ऑलरेडी ओवरबर्डन बॉडी मैंडेटेड टू प्लान फॉर द कंट्री और मैंडेटेड टू डू रिसर्च इन द एरियाज लाइक हेल्थ एंड अदर वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको नीति आयोग नहीं दिया जा सकता। इससे पहले एक कपार्ट बॉडी बनी हुई है, ये प्रीलिम्स के लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाएगी इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट, लाइक NGOs की रेगुलेशन के लिए काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इवन अगेन नाउ, राइट। अब FCRA का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का ये हमने DNA में कवर करे हैं, तो ब्रीफली एक ग्लिम्स बता रहा हूँ फटाफट से टू लाइक समराइज द इश्यूज, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पुडुचेरी गवर्नमेंट डिमांड्स मोर पावर। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनकी गवर्नमेंट का जब से गवर्नर ऑनरेबल मिस किरण बेदी को लगाया गया तब से द इश्यूज हैव बीन अराइजिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर। तो जो इश्यूज पहले हम LG के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली में देखते थे वो अब पुडुचेरी, द सेंटर हैज नाउ शिफ्टेड टू पुडुचेरी, एक वैसे सेंटर ऑफ डिबेट यू कैन से। एंड इसके बाद में अगर हम बात करें कॉन्टेम्प्ट पावर्स टू इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने इन द लाइट ऑफ मड स्लिंगिंग बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ रिजल्ट ऑफ पंजाब इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन द मंथ ऑफ जून 2017, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम कॉन्टेम्प्ट पावर यूज करना चाहते हैं। अगर कोई मैला फायदे इंटेंशन से फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमीशन की इमेज को टार्निश करता है, if anyone, any political party, they try to tarnish the image of ECI, should ECI be given the contempt powers or not? तो ECI ने Election Commission of India demanded such powers from Ministry of Law, right? दूसरा इशू ये बार बार राइज होते रहता है, bringing Bureau, Board of Control for Cricket in India under RTI. Should BCCI, by the virtue of the fact that it uses the name India, Board of Control for Cricket in India, should it be brought under RTI or not? तो RTI एक्ट ये कहता है कोई भी बॉडी जो है, if it is substantially funded by the state, be it the state government or the central government, that should be the ground to determine whether the body comes under the RTI or not. तो ये डिबेटेबल इशू है, ये भी आप पढ़ लेना। फिर एक और हॉट टॉपिक रहा अगस्त में, जून में, इवन नवंबर में भी, प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेटर्स फॉर यूनियन लेवल अंडर आर्टिकल 105, फॉर स्टेट लेवल अंडर आर्टिकल 194। तो ये आपको बेसिकली इससे भी थॉरो होना पड़ेगा इन द लाइट ऑफ कंट्रोवर्सी दैट इरप्टेड इन कर्नाटका, इन द लाइट ऑफ कंट्रोवर्सी दैट इरप्टेड इन अदर स्टेट्स आल्सो इन द लास्ट फ्यू इयर्स। ओके, देन पेड न्यूज एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये डिबेटेबल इशू है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ मतलब ये जो पिटीशन एक वैसे शो कॉज नोटिस इशू किया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमीशन हैड टू टेक बैक दैट नोटिस, द शो कॉज नोटिस इशूड टू मिस्टर राहुल गांधी। 48 आवर्स का जो नॉर्म है और ये सब है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर
media, like TV media or press media, exercises the power of the on behalf of the citizen, right? It is the power of the citizen. Freedom of speech and expression जो है एक individual right था, but it has been extrapolated by the Supreme Court in order to legitimize the power of televised media also to telecast news articles, or to in a way print the news articles, to telecast the news bulletins, right? फिर आया गोरखालैंड इशू, लाइक इस देर इसके चलते काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं कि अगर किसी रीजन को विद इन द स्टेट ऑटोनॉमी देनी हो, कितनी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, इज देयर अ केस फॉर स्मॉल स्टेट्स, ये भी एक रिवाइव हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर ऑफ पीपल. ये सारी डिबेट्स हिंदू में दिस वर फ्लोटिंग इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त टिल द टाइम दिस क्राइसिस dragged upon. Now this thing was there. Then this reforms in parliament, increasing efficiency. This has been the hot topic since 2008 and 9. जब से Commonwealth Games scam हुआ, 2G scam हुआ, Parliament is not allowed to function. The 3 Ds of parliamentary democracy are debate, discuss, and then decide. But the 4th D that is creating the trouble, that is disruption. So disruption as a tool, because there are the tools in the Indian parliamentary functioning are lacking for enabling the opposition parties to have a say in the conduct of the parliamentary affairs. That is what is lacking in our case. So that is why ये एक चीज़ आ जाती है. देन कमिंग टू जुलाई के अगर हम देखें, सोशल ऑडिट की नीड के लिए CAG, सोशल ऑडिट, ये सब चीज़ें आई थी इसमें. ये एक छोटा इशू था खैर. देन क्या केस फॉर लार्जर बेंचेस है सुप्रीम कोर्ट का, अभी 9 जजेस बेंच है टू हियर द राइट टू प्रिवेसी जजमेंट का जो आया था. फिर प्रिजन रिफॉर्म्स का हमने इशू देखा था. प्रिजन रिफॉर्म्स भी एक हॉट टॉपिक बन जाता है. जो इनमेट्स की कंडीशन है अंडर ट्रायल्स दे कीप ऑन लैंग्विशिंग इन जेल्स फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, फॉर प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. देन चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट इशूज की इश्यूज, इसके सराउंडिंग कुछ इश्यूज हुए थे, तो हमने डेली न्यूज एनालिसिस में तब सेकंड ARC की रिकमेंडेशंस भी स्टडी करी थी. फिर केस आया दीज ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इशू किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 का, ये भी फॉर जुलाई 2017, दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट. देन योर अगस्त का, ये जो अगस्त वाज फुल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. अगर हम बात करें दिस थिंग राइट टू प्रिवेसी जजमेंट आया, ठीक है. उसके बाद में आपका ट्रिपल तलाक जजमेंट आया, तो मैराइटल रेप का जजमेंट आया. मैराइटल रेप में एक एक्सेप्शन है सेक्शन 375 IPC में, ये हम डील कर चुके हैं DNA में, इसीलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू दी इंपॉर्टेंट इश्यूज ओनली, सो दैट जो लोग रिगरसली प्रिपेयर कर रहे हैं या जो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, दे कैन लाइक इन अ वे सिर्फ इस इश्यूज पे एटलीस्ट आप फोकस कर लो. आई एम हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि यही इश्यूज इंपॉर्टेंट है. कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट है वो जून 3 प्रीलिम्स के बाद पता लगेगा, राइट. DNA बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज एंड रेगुलेशन बिल, ये लॉ कमीशन ने ये कहा है, लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट रिलीज किया है, ठीक है, DNA बेस्ड टेक्नोलॉजी का, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. फिर अमेंडमेंट्स टू विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो ट्रांसपेरेंसी एजेंडा है ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. देन योर दिस डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये डिलिमिटेशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक वैसे मतलब इसमें फ्रीज करा गया था, उसके बाद में दोबारा से फ्रीज करा गया. अब 2026 में दिस इज अगेन ड्यू. 2017 प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आया था. तो गाइज इन इश्यूज को एज आई सेड कि इन केस यू आर नॉट दैट वेल वर्स्ड विद पॉलिटी एंड यू आर जस्ट थॉरो विद द M. Lakshmikant, देन ऑल्सो यू कैन देन योर दीज थिंग्स. अगर हम सितंबर के करंट अफेयर्स की बात करें, कोऑपरेटिव्स बिल था बेसिकली, राइट. विप इशू था, पार्टी विप का एक इशू है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर. असेट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, इसके लिए एक न्यूज थी. प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, इसके चलते ये डिबेट रिवाइव हो जाएगी. देन अभी रिसेंटली कॉन्क्लूडेड पोल्स में भी नोटा की बात हुई थी, और हमारी सितंबर में भी नोटा की बात हुई थी कि नोटा जो है राज्यसभा पोल्स में लगाया जाए या नहीं लगाया जाए. अभी के कॉन्टेक्स्ट में गुजरात के इलेक्शंस में दिसंबर में इसकी बात हुई, ठीक है. उस टाइम पे हमने आई थिंक सितंबर 15 को DNA में डिस्कस किया था, डिमांड फॉर हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम, मिक्स ऑफ लिस्ट सिस्टम एज वेल एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम. एनीवेज अगर आपका DNA काफी ज्यादा बल्कि हो गया है, जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करी नहीं थे, तो पॉलिटी रिलेटेड एटलीस्ट पॉलिटी रिलेटेड जो भी कंटेंट है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ इन दी पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ये पंचायत स्टाफिंग रूल्स के बारे में भी बात हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये इशू करा था. देन कमिंग टू दी अक्टूबर मंथ, राइट. TK विश्वनाथन कमिटी, द सेंट्रल पैनल रिकमेंडेशंस ऑन हेट स्पीच.
टी.के. विश्वनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, हेट स्पीच को कैसे मतलब इसमें रेगुलेट किया जाए, राइट। ये चीज़ है, आर्टिकल 19 से इसका कुछ कुछ ताल्लुकात है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इंटरनल, ये नवंबर में भी, दिसंबर में भी एक दो एडिटोरियल्स मैंने एनालाइज किए थे अनअकैडमी पे, तो आप अनअकैडमी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लर्नर्स ऐप, तो अलर्ट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। और एमपी लैड्स फंड के बारे में जो न्यूज़ आई थी, अंडर यूटिलाइजेशन, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंडर कुछ कुछ फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, ये चीज़ थी। लॉ पैनल ने ट्राइब्यूनल्स पे 272 रिपोर्ट में अपनी कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एक बिल आया था कि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ कोई इंक्वायरी लॉन्च नहीं करी जा सकती, दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो मतलब फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी वर्सेज राइट ऑफ ब्यूरोक्रेट टू gain, to get the immunity by virtue of their being the public functionaries. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रोसीडिंग्स इन पब्लिक डोमेन, क्या इन्हें पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो प्रोसीडिंग्स हैं, अगर किसी जज का नाम, हाई कोर्ट के जज का नाम रिजेक्ट किया जा रहा है, तो क्या वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए या नहीं? देन इसके अलावा अगर हम नवंबर पे आए गाइस, अक्टूबर का लास्ट इशू था, लॉ कमीशन ने एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन में कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, तो अक्टूबर का ये इशू भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया था रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को कि टॉर्चर बिल, आप एंटी टॉर्चर बिल लेके आए। पार्लियामेंट्री सेशंस का इशू फिर दोबारा नवंबर में इंपॉर्टेंट था। देन फाइनेंस कमीशन अभी जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, प्रीलिम्स में एक तो 14th फाइनेंस कमीशन की जो ब्रॉड रिकमेंडेशंस थी, यू हैव टू बी थॉरो विद देम, प्लस दी फैक्ट्स रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, कितने समय पे लगाया जाता है, क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन डिटरमाइन करता है, ये मेंस का पार्ट है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अगर प्रेसिडेंट चाहें तो कुछ कुछ अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये तय करते हैं कि किस दायरे में ये फाइनेंस कमीशन अपने आप को कन्फाइंड रखेगा। इवन दो इट इज एन इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर, the center state financial relations में, but by redefining और but by restricting the terms of reference, है ना, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन की पावर्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है, उसे भी कन्फाइन किया जा सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हमने बात करी थी। देन प्रोग्राम टू ट्रेन इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन दी पंचायत राज बॉडीज। और सिक्किम के लिए सीट्स बढ़ाई गई थी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने सिक्किम जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। और गाइस दिसंबर का, जैसे मैंने बताया कि दिसंबर में कुछ खास पॉलिटिकल एरिना से इशू नहीं है। एक तो ये इशू था कि जो पार्लियामेंट्री सेशन को डिले किया गया है, राइट। दूसरा जो आपका गुजरात इलेक्शंस के चलते नोटा की जो न्यूज है, ये सारे 2-3 इश्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल तलाक बिल जो हमने आज ही डीएनए में देखा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो आई होप दिस सेशन वाज ऑफ यूज टू यू गाइज, एंड जो लोग मेरे को नहीं जानते हो अनअकैडमी पे, एक बार यू कैन विजिट www.unacademy.com, एल्स आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी एजुकेटर्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। So thank you guys, have a nice time and enjoy your Christmas day time. Okay, so this must be the time for party. Thank you, bye bye.